पंडित, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन, और मंथन में आज बात होगी हरियाणा का रण, कश्मीर किसका गढ़। हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। हर कोई उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रैली का दौर भी जारी है। हरियाणा में आज पीएम मोदी, राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम आतिशी, अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं की चुनावी सभा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हरियाणा के पलवल में हुंकार भरी। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी रैली है। इससे पहले उन्होंने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में, 25 सितंबर को सोनीपत के गोहना में और 28 सितंबर को हिसार में रैली को संबोधित किया था और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। मोदी की आज की रैली में फरीदाबाद के 6, पलवल की 3 और नूह की 3, रेवाड़ी की 3, गुरुग्राम के 4 और महेंद्रगढ़ की 3 सीटों के उम्मीदवार मौजूद थे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को मतगणना के नतीजे सामने आएंगे। राहुल गांधी भी हरियाणा में लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधने के साथ ही अपना टारगेट सेट करने में लगे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने की बात कर रही है। साथ ही पंजाब के साथ हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की बात कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपनी किस्मत आजमाती नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हरियाणा का रण कुरुक्षेत्र बन चुका है और इस कुरुक्षेत्र में किसका विजय होगी ये तो 8 अक्टूबर को ही क्लियर हो सकेगा। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण की, तो वहां वोटिंग आज हुई है। अंतिम चरण में चुनाव की 40 सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण में वोटिंग में 39.18 लाख मतदाता, 415 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होगा। नतीजा 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपनी पूरी साख को दांव पर लगा कर रखा है। वहीं तमाम दिग्गजों ने भी प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में दोनों राज्यों की जनता किस पार्टी को सत्ता की चाबी देती है, किसे कुर्सी से हटाती है, ये 8 अक्टूबर को ही साफ हो सकेगा। आज हरियाणा में कौन कौन से नेता ने क्या क्या बयान दिए, एक बार वो सुन लेते हैं। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि हरियाणा में उन्हें धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम, ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे और गारंटी करके हरियाणा के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। आज आपको मैं ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मेरे को आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, बीरू सरपंच को यहां से जिता दो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। आज मैं आपको 5 गारंटी देके जा रहा हूं और ये केजरीवाल की गारंटी है, पक्की वाली गारंटी। जो काम दिल्ली और पंजाब में करके आया हूं वही गारंटी दे रहा हूं, झूठी बात नहीं कर रहा। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, सबसे पहले आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। आपके जितने बकाया बिल पड़े हैं अभी तक, बकाया बिल हो जाते हैं ना, कई बार गलत बिल आते हैं, आदमी भरता नहीं है, किसी का 50,000, 70,000, 1 लाख, सारे बकाया बिल जीरो कर दिए जाएंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं है। दूसरी गारंटी,
जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बनाए, आपके बच्चों के भी सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे। जो अभी बीरू सरपंच जी कह रहे थे, यहां पे केवल एक ही अस्पताल है, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सारा इलाज मुफ्त करेंगे, जैसे दिल्ली में किया आपके लिए सारा इलाज मुफ्त करेंगे। चौथी गारंटी, आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा, जैसे दिल्ली और पंजाब में किया है। पंजाब में 46,000 नौकरियां अभी दे दी है हमने, सरकारी नौकरियां, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं, और 3 लाख के करीब प्राइवेट के अंदर नौकरियों का इंतजाम किया है। और पांचवी गारंटी, इतनी सारी मां बहनें मेरी बैठी हैं, हर एक 18 साल से ऊपर की हर एक महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए डलवाया करेंगे। और रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन का मतलब है शेड्यूल कास्ट को आपस में लड़ाना, SC ST को ये लड़ते रहे कि इसको कम मिला, इसको ज्यादा मिला है, जो ये नहीं होना चाहिए था, जो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि सेंटर की ओर से बीजेपी की सरकार है, सेंटर के में उनकी ओर से सरकारी वकील खड़े हुए, कांग्रेस के भी वकील खड़े हुए और भी वकील खड़े हुए, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की हाँ में हाँ मिलाई। तो जिसकी वजह से तो जो देश में SC ST वर्ग के लोग हैं, तो उनको आरक्षण में, उनके आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात उन्होंने कही, जो ठीक नहीं था। इस निर्णय से हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार, जो बीजेपी भी कहती है कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, तो यदि इन वर्गों के आरक्षण के मामले में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की भी नीति व नीयत साफ होती, तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए इस निर्णय को बिना कोई देरी किए हुए उसे निष्प्रभावी बनाने व पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत करना और परिणाम ला करके दिखाना। हम मेहनत पे ध्यान केंद्रित करते हैं, हम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कांग्रेस कभी भी खुद मेहनत नहीं करती। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। चुनाव बेशक 2024 में हो रहा हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगभग 2014 की तरह है। इस बार एक नया पंच जो सब पार्टियों ने कहा वो था महिला वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करना। लाडली बहना योजना कुछ इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की लाई वो योजना इस तरीके से हिट होती है कि वो तुरंत अन्य राज्य उसको हथिया लेते हैं, अपना लेते हैं। सारी पार्टियां इस पर आ जाती हैं। रोजगार का, स्वास्थ्य का कुछ ऐसा बिहार चुनाव पे तेजस्वी ने तड़का दिया था कि सारी पार्टियां उस पर बात करने को मजबूर हो जाती हैं। संविधान को लेकर अखिलेश और राहुल ने 2024 में जो बात कही वो फिलहाल लगभग सारे चुनावों में देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर उसको विशेष दर्जे की मांग वाला
जो मांगे हैं उसको पूरी करने की बात इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, जो वहाँ पर चुनाव लड़ता है, उनका साफ कहना होता है कि भाई इनके परिवारवादी लोगों ने जन्नत को तबाह कर दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा से एक खास पैनल और कश्मीर से एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हरियाणा से प्रेम सिंह धनखड़ जी हैं, नेता जेजेपी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लाडी पाल हैं पेहोवा, नेता बीजेपी, आपका भी स्वागत। नीरज गुप्ता हैं, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण वत्स हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मलिक जहूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव लूथरा जी हैं, प्रवक्ता, सैनिक समाज पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदिब हुसैन भट्ट जी हैं, नेता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जहां आज वोटिंग हुई, जहां पर आज सारी चीज़ें हुई, मैं ज़रा कश्मीर का रुख करता हूं। मलिक जहूर जी के पास चलूँगा। मलिक जी, अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनाव में वोटिंग बहुत हो रही है, लोगों में उत्साह है, इस बार क्या लगता है आपको कि किस तरीके का रिजल्ट होने वाले हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से प्रोग्राम में लाने के लिए, क्योंकि फील्ड में ही थे पूरे दिन। तो कैन यू पीपल हियर मी? क्या मेरी आवाज आ रही बिल्कुल है? बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है जी, अच्छा खासा प्रोग्राम था, काफी शांत माहौल था वोटिंग का। काफी जगहों पे हमने बहुत सारी भीड़ देखी। काफी ऐसी जगह थी जहां लोग छुटपुट करके एक दो करके आ रहे थे, लेकिन वोट डाल रहे थे। और 60% से ऊपर, जो 60% से ऊपर ही आज वोटिंग हुई है। तो बहुत अच्छा लगा कि लोग अपना वोट डाल रहे, कास्ट कर रहे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। पूरे एरिया जो भी थे नॉर्थ कश्मीर के, अगर बात करें, ऐसा कोई भी पोलिंग स्टेशन नहीं दिखा जहां पर वोटर्स वोट डालने ना आए। चाहे बूढ़े हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सब अपना अपना वोट डालने के लिए आए हैं। और दे रियली वांट अ चेंज, उनको चेंज चाहिए और चेंज नजर आ रही है। और ये भी दिखने को मिला कि जो लोग वोट डाल रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए डाल रहे हैं, बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, चरम पर है, उसको खत्म करने के लिए डाल रहे हैं, और एक अच्छी सरकार पाने के लिए डाल रहे हैं। बिल्कुल। मुद्दे क्या क्या थे इस बार? मतलब मुद्दे तो जो मुझे लग रहा था, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, व्यापार को लेकर मुद्दा था, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो युवा वर्ग है, कॉलेजेस की मांग हो रही थी कि भाई एक दो कॉलेज वहाँ पर आए, अस्पतालों की मांग हुई। तो कि मूल मुद्दों पर वापसी हुई है चुनाव की कश्मीर में। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो बेसिक मुद्दे होते हैं, कोई भी सरकार हो, इनको तो ये काम करना ही हो, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है कि ये तो बनाना ही बनाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन इम्पोर्टेंट चीज पे ध्यान दे रहा है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं, जो चरम सीमा पर है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पहले भी नंबर 1 पे था, फिर उसके बाद हरियाणा, पंजाब टॉप किया था, अब फिर से जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसे मुद्दों पर काम करे कि लोग संतुष्ट हो, परेशानी से दो चार ना हो। हॉस्पिटल, चलिए, मैं रुक करता हूँ आबिद हुसैन भट्ट जी का। आबिद जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो और आपको हमारी आवाज़ आ रही हो। आबिद भाई, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इस बार पीडीपी से गठबंधन नहीं है, खुद सीधे मैदान में है। और अब की अभी मैं सुन रहा था गृह मंत्री अमित शाह को, तो उन्होंने भी ये बात कही कि ईद में सिलेंडर बांटे जाएंगे। सबसे पहले मैं हर एक देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम अर्ज कर लेता हूं। और उसके बाद जो हमारे गृह मंत्री साहब ने कल भी बोला और परसों भी जब श्रीनगर आए थे तब भी उसने यही बोला कि हम जब भी ये इलेक्शन हो रहा है, ये हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे कर रहे हैं कि जो 70 सालों से कश्मीर में नहीं हुआ था। इस बार इंशाल्लाह ताला वो हम करके दिखाएंगे। जैसे कि पिछले 14 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो कश्मीर में हालात ठीक किए, जो आज आप देखिए, जो आज के डेट में जो आज वोटिंग हुई 60% प्लस हुई, जबकि नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा 12 या 13% वोटिंग हुआ करती थी। ये बदलाव लाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को 14 साल लग गए।
इस कश्मीर को फिर से जन्नत कश्मीर बनाने के लिए। जो यहाँ पे 70 सालों से पार्टियों ने हुकूमत की थी, उन्होंने तो कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रखा था। इन्होंने गन कल्चर यहाँ पे लाया था, इन्होंने यहाँ पे स्कूल बंद करवाए थे, इन्होंने यहाँ के स्कूल जलवाए, यहाँ के पुलिस जो है वो खराब करवाए, यहाँ का हेल्थ सेक्टर जो वो बिगाड़ दिया था, जो यहाँ पे टूरिज्म था वो उसको जीरो पे लाया था इन्होंने। इस चीज को ठीक करने में नरेंद्र भाई मोदी जी बीजेपी सरकार को 14 साल लग गए। 14 साल के बाद आज ये स्थिति है कि आज हर कोई जवान, हर कोई युवा, हर कोई बुजुर्ग, हर कोई माँ बहन भाई, हर कोई अपना वोट कास्ट करने के लिए आजकल मतलब पोलिंग बूथ्स पे जाता है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने खून पसीना एक करके, एक एक वर्कर ने, एक एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहा के इस चीज को अमल में लाया, जो आज हमने करके दिखाया। पूरे कश्मीर को, पूरी कश्मीर आज खुशियों से झूम उठ रहा है कि आज देखिए हर एक युवा के हाथ में आज तिरंगा है। इस चीज को बदलाव, इस चीज को लाने के लिए 14 साल लग गए हमें, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को करने के लिए। हमने प्रैक्टिकली लोगों में ये करके दिया कि कश्मीर को हमने फिर से एक बार जन्नत बेनजीर बना दिया। बिल्कुल, हमारे साथ मैं संजीव लूथरा जी का रुख करूंगा। संजीव जी, कितनी आप आबिद हुसैन की बातों से आप संतुष्ट हैं? ये तो कह रहे हैं हमने बिल्कुल क्रांति लाए, गन कल्चर को हमने ख़त्म किया, 16 सालों में हमने विकास के लिए काम किया। देखिए, कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्मी वाले, अभी भी आर्म फोर्सेस वाले बहुत जाने जा रहे हैं, काफी वो एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये है कि अपीजमेंट तो कश्मीर के लिए है जितनी भी है, चाहे पिछली सरकार हो या अभी की सरकार हो, तो सफर तो जम्मू वाले कर रहे हैं हर हाल में, हर तरह से जम्मू वालों ने सफर किया है। और उन्होंने बी नहीं सी, मैं तो कहता हूं सी क्लास सिटीजन्स का उनसे बर्ताव हो रहा है पिछले 70-75 सालों से। और जम्मू में टूरिज्म खत्म है, जम्मू में बिजनेस का बुरा हाल है, जम्मू की में नौकरियां नहीं हैं, बिजली के बिल ओवर बिलिंग हो रही है, और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं, और बेकारी की वजह से जो आज का यूथ है वो ड्रग्स में मुलविस हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और इस तरह की कई प्रॉब्लम्स है जो जम्मू इस वक्त फेस कर रहा है। और यहाँ तो सिर्फ ये मैं देख रहा हूँ वही ब्लेम गेम चल रहा है, फ्री बीज और गारंटीज चल रही हैं। तो आफ्टर ऑल ये एक्सचेकर पे इतना बोझ कैसे डालेंगे, मुझे मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। बिल्कुल। अब जरा मैं भाई साहब से एक बात करना चाहता हूं, जो आप अभी भाई साहब ने बोला कि अभी भी सिक्योरिटी फोर्स के कुछ कहीं जगहों पे जाने जा रही है, हम इस चीज को मान रहे हैं। लेकिन भाई साहब आप आज से 10 साल पीछे चले जाए, फिर आप देखिए कि कश्मीर में क्या होता था। कश्मीर के बच्चे के हाथ में गन हुआ करता था, लेकिन आज माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से 99% गन कल्चर खत्म हो गया। हाँ, गिने चुने अभी कुछ है, हमारे पड़ोस मुल्क से कुछ गिनी चुने कुछ अभी एक्टिविटीज हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम प्रॉमिस कर लेते हैं पूरी जनता से, इस चैनल की वसादत से, कि हम इस चीज को जीरो पे लाएंगे। बिल्कुल। मलिक ज़हूर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक जी, अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बच्चे के हाथ में गन हुआ करता था। बहुत अफसोस की बात है, ये खुद को भी कश्मीरी कहते हैं। एक मिलिटेंट निकलता है तो पूरी फैमिली, पूरा कश्मीर बर्बाद करते हैं। तो इसी तरह अभी इस भाई ने भी कहा, चूंकि ये भी कश्मीरी है, मैं इसे जवाब देना चाहता हूं कि ऐसा कब देखा आपने कि एक एक बच्चे के हाथ में गन हुआ करता था? आप 90s अगर एक एक बच्चे के, अगर भाई आपने बात की, मैंने 2014 तक आप देखे, 2014 तक आबिद भाई उन्हें अपनी बात को पूरा करने दीजिए। मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने पूरा समय दिया। आबिद भाई, बात सुननी चाहिए, आपको बात सुननी चाहिए। आपने बात की, मैंने टोका नहीं, आप मेरी बात सुनिए।
आपने अभी अभी ये लाइव शो में कहा कि एक एक बच्चे के हाथ में गन था। आपको पता है पॉपुलेशन क्या है जम्मू कश्मीर की? अगर भाई साहब, अगर एक एक बच्चे के हाथ में गन था तो कितने गन होने चाहिए थे इस जम्मू कश्मीर भाई साहब मेरी बात सुनिए, अगर और मैं अभी घर अगर में 10 लाख फौज है यहाँ पे, तो अगर एक एक बच्चे के हाथ में गन होता तो कितनी फौज होनी चाहिए थी यहाँ पे? मैं आपकी बात से गलत बात सहमत मत हूँ। किया करो मेरे मैं भाई। आपके आप इस लोगों बात ने को जवाब देना चाहता हूँ भाई पूरे साहब। हिंदुस्तान अगर को मैं ऐसी ही घर में बातों से मेरे बर्बाद कर घर में दिया है। अगर 10 आप लोगों ने मेंबर्स हैं, हिंदुस्तान को अगर ऐसे ही एक के बर्बाद हाथ कर में दिया गन है होता था वो 10 के 10 सर हाथ होता था, सर क्योंकि उसकी अल्लामा फैमिली इकबाल ने उसको कहा सपोर्ट था कि करती थी सारे उस जहां से अच्छा है उस हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। गलत बात मत किया करो। आप डेवलपमेंट की बात बात करो, नहीं, ये सही बात है। अगर किसी ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ये किसी बिल्कुल बंदे गलत के बात हाथ है। अरे में आप गन ये हुआ कैसे तो- कह सकते हो कि हर बच्चे के हाथ में बंदूक थी? आपने कितने बच्चे देख लिए? आपने देखे जिनके हाथ में बंदूक थी? हाँ, मैं इस चीज का मैं जवाब देना चाहता जी हूँ। जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। किसी के घर में एक बंदा हुआ करता था जिसके हाथ में बंदूक होता था, उसके घर के 10 सपोर्ट में हुआ करते थे। अब एक ही के हाथ में थोड़ी होता था। अब जो सपोर्ट रहे वो भी वही हुआ। आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कितने ऐसे लोग थे जो मिलिटेंसी से रिलेटेड थे और टेरर केसेस में रिलेटेड थे और अभी तक फोटोज उनके वायरल हो रहे यहाँ पोडियम्स पे? कितने सारे ऐसे जो कानपुर में हम बिलीव ये नहीं करते। गलत बात मत हाँ, किया अगर करो मेरे किसी से भाई। गलती देखो हुई, डेवलपमेंट की बात करो। अब आप गलती बता रहे हो। आपके लोगों की फोटो वायरल हो रही तो आप गलती बता रहे हो, लेकिन आप बच्चों के लिए कह रहे हो कि अगर कोई अपनी घर में स्वतः वो पुलिस की जानकारी से, मिलिट्री की जानकारी से अगर कोई वेपन रखे हुए है, उसके पास उसका लाइसेंस है, तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि ये एक इनके पास है, इनके 10 सहयोगी हैं तो इन 10 के पास वो गन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं आप सबको रोकूंगा, मैं आपको सबको रोकूंगा यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं ज़रा हरियाणा के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं, उनका रुख करूंगा और फिर मैं आऊँगा कश्मीर से जो हमारे मेहमान जुड़े उनके पास। पहले मैं प्रेम सिंह धनखड़ जी के पास चलूँगा। प्रेम सिंह धनखड़ जी, कई बार आप इस शो में जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप जेजेपी के। अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो आपका जो गठबंधन है वो तो चुनाव प्रचार में ही मुझे काफ़ी पीछे नज़र आ रहा है। हरियाणा के अंदर? जी बिल्कुल, हरियाणा के अंदर की बात हुई, तभी मैंने हरियाणा पहले टीज किया। नहीं, कई प्रचार में पीछे नहीं है। जो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब आपको पता लगेगा, जो त्रिशंकु विधानसभा आ रही है और उसमें जो ना हमारी दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। त्रिशंकु विधानसभा आ रही है तो कांग्रेस और भाजपा नेता को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये कोई पहले जो ना 70 प्लस की, 75 प्लस की, 80 प्लस की बातें करते थे, 400 पार की बातें करते, इनकी हर बात जो है झूठी निकली है और लोग इनके बहकाव में नहीं आने वाले हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इनको पता जब भी स्टेट में कोई सरकार आती है, क्षेत्रीय दल की सरकार आती है, वही काम करती है। उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी के पास जो विभाग थे और जो उन्होंने कार्य किए, उन्हीं विभागों के कार्यों को ये भाजपा वाले गिनाते हैं अपने कार्य। जो इनके डिपार्टमेंट थे उनमें कोई इन्होंने कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए दुष्यंत चौटाला जी के कार्यों को गिनाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं घोटाले के अलावा। चाहे वो अपना शहरी निकाय का डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे मेडिकल का डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे शिक्षा का। मैं प्रेम सिंह धनखड़ जी आपको एक बात की तारीफ आपकी करूंगा कि आज से लगभग 8 दिन पहले भी आप मेरी डिबेट में गए तो सेम एंकर मैं था और ये सेम चीजें आपने मुझसे बताई थी। हाँ जी। और लगभग सारे गेस्ट वही हैं और मैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ प्रवीण वत्स जी हैं, ये बता देंगे अच्छी तरीके से। कुछ बदलाव नहीं है, इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग चुनाव प्रचार में पीछे हैं। आपकी तो मुद्दे ही अलग आ गए हैं। अब आप अपने विभागों को बता के थोड़ी जीत जाएंगे कि हमने, देखिए मेरे विभागों को काम नहीं हो रहा था इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी ना। अब तो मुद्दे बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रवीण सर, पार्टी छोड़ के चलिए मैं प्रवीण जी के पास चलता हूँ। प्रवीण जी। धनखड़ जी, विशाल जी सही कह रहे हैं। पिछली बार भी आपने यही चीजें गिनाई थी, कुछ नया बताइए।
जो काम किया वही गिनाएंगे ना हमें, अब दूसरे की काम तो आपने एक भी कैसे नहीं बनाया। गिनाते? काम तो आपने ये बता दिया कि बीजेपी आपके काम गिना रही है, आपने करे क्या वो हाँ तो आपने बताया नहीं पब्लिक को। हाँ जी, बता दिया है। जो काम किए हैं वो मैं आपको बताना चाहता था, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। रही बात ये, आप जो कह रहे हैं बहुत पीछे हैं, हमारे स्टार प्रचारक जो है दुष्यंत चौटाला जी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों जो है ना 4-5 जो है ना बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं और रोड शो भी कर रहे हैं। प्रचार जो है हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, और उसी प्रचार को देखते हुए जो है ना जो भाजपा और कांग्रेस के नेता जो है ना, जो बड़ी वो नीचे आ चुके हैं। और आज जो है ना यहाँ तक कहने लगे हैं एक भाई जो है ना त्रिशंकु विधानसभा आ रही है। तो त्रिशंकु विधानसभा आ रही है, तो पिछली बार भी त्रिशंकु विधानसभा आई थी, दुष्यंत चौटाला जी उस सीएम बने त्रिशंकु थे। विधानसभा में आप किसके करीब खड़े हैं ये बता दीजिए बस मुझे। है जी, वो त्रिशंकु विधानसभा, जैसे अगर तीनों नहीं तो आप अगर किंग मेकर होते हो तो आप किधर जाएंगे? हम किधर नहीं जाएंगे, हमारे पीछे आएंगे। हम तो आगे खड़े हैं, हमारे पीछे कौन चलिए लगेगा? आपके पीछे आएंगे तो आप किसको अपने पीछे बुलाना चाहेंगे? हम जो है ना भाजपा को जो है ना सेकंड प्रायोरिटी पे है। पहली प्रायोरिटी कौन है? पहली प्रायोरिटी जो है ना कांग्रेस है। अरे तो फिर तो काम हो गया, आम आदमी पार्टी भी आप नहीं। और ये देखिए नीरज गुप्ता खुश हो गए, उनको तो मिल गया एक गठबंधन का साथी, और इंडिया गठबंधन में स्वागत करिए इनका। तो हमारे पीछे लगेंगे ना, वो तो जो है ना डिब्बे का काम करेंगे, हम इंजन की तरह रहेंगे। चलिए धनखड़ जी का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है विशाल जी। बिल्कुल। नीरज जी, अब आपको खुशी हो जानी चाहिए कि भाई हरियाणा में आपको आम आदमी पार्टी नहीं मिली, लेकिन जेजेपी और आप का समर्थन आपको मिल सकता है, या आप उन्हें समर्थन दे सकते हैं। समर्थन लेंगे देंगे नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको बात। देखिए त्रिकुश किसी विधानसभा को की भी बात कर समर्थन नहीं रहे देंगे, हैं, हम लेंगे। त्रिकुश विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं जता से ये पूछना चाहूंगा, आप ही कितनी सीटें आएंगी? बताइए आप ही कितनी सीटें आएंगी? वो तो आप रिकॉर्ड में खुद ही बता चुके हो। नहीं, आप हमने कब बताया? दोनों की मिला के 63 सीट आ रही है कांग्रेस और भाजपा की। आप अच्छा, खुद तो आप कह कितनी चुके हो। आएंगी? और हमारी जो है ना 27 सीटें, उसमें कुछ इंडिपेंडेंट भी होंगे। अच्छा बताइए ना जी, आपकी अपनी पर्सनल कितनी आएंगी? हमारी जो है ना 25 के आसपास। अच्छा 25 में आपकी सरकार बन गई, 25 में आपकी सरकार बन जाएगी। 20 से भैया आप दो गलत समझ, आपकी मजबूरी है। अरे अब आप आंकड़ों में मत उलझाइए भाई, नीरज भाई आंकड़ों में मत उलझाइए। आप अपनी बात करिए कि आपको समर्थन मिल रहा है, आप लेंगे कि नहीं लेंगे, सीधी बात। मैं आपको बात रहा हूँ, आप पीछे पीछे घूमेंगे या बीजेपी आपके पीछे घूमेगी? आप हम बीजेपी किसी को आप ये मैं आपको ना ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। अगर किसी ने समर्थन देना है तो हमारे को देगा। पुराने साथी रहे हो, चाहे न्यायालय पार्टी हो, जसपा हो, सबको पता है बीजेपी के पुरानी सहयोगी टीम रहे हो, या बीजेपी आपकी सहयोगी टीम रही है। देवीलाल जी भी रहे, सहयोगी टीम रही। मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन अब इन्होंने जो धोखा दिया ना चुनाव के दौरान की संभावनाओं से, जो एक हमारा वादा था 5100 रुपए पेंशन का, आज नहीं किया। तो हम चलिए प्रेम सिंह धनखड़ जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। धनखड़ जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। अपने काम गिनवा रहे हैं कि हमारे काम जो हमने किए सब वो बीजेपी गिनवा रही है। मैं आपको कैसी चैनल के माध्यम से कहता हूं, आज जो आप इनकी बुराई कर रहे हो, जब सीटों की जूट पड़ के सबसे पहले आप ही भागोगे बीजेपी की तरफ, या बीजेपी की आपकी तरफ भागेगी, या आपका गठबंधन दोबारा हो जाएगा सरकार बनाने के लिए। आप लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, आज गालियां दे रहे हैं, सब एक हो जाएंगे, क्योंकि राजनीति ऐसी है, संभावना पर इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए पहली बात तो हमें हमारी बहुमत का आंकड़ा आएगा, सरकार निश्चित तौर पर कांग्रेस बनेगी। 36 बिरादरी लोगों का कांग्रेस के साथ है, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हरियाणा की जनता कांग्रेस साथ देगी। आप देखिए कांग्रेस अपने 10 साल के काम वर्षित बीजेपी के 10 साल के काम, बल्कि बीजेपी के मैं कहूंगा 5 साल के काम, क्योंकि 4.5 साल तो जसपा के साथ रहे हैं, तो बीजेपी का पूर्ण शासन नहीं कह सकते। आप जसपा और बीजेपी डिसाइड कर लें या जनता डिसाइड कर लें, इन 4.5 साल में बीजेपी ने किया या कांग्रेस या इसने अपना जनता पार्टी ने किया, क्योंकि उसमें कुछ घोटाले भी हुए हैं। और जब घोटालों की बात कहती है तो बीजेपी कहती है जसपा के पास पोर्टफोलियो था, जसपा कहती है बीजेपी के पास पोर्टफोलियो है। जैसे फरियाद का नगर निगम घोटाला हुआ, 200 करोड़ का घोटाला, उसका आज तक नहीं पता हुआ। वो वर्ड का ऐसा घोटाला था जिसमें बिना काम के 200 करोड़ की पेमेंट हो गई। सहकारिता घोटाला, खेल खिलाड़ी घोटाला, शराब घोटाला, उससे किसी पे कोई संज्ञान नहीं। जब घोटालों की बात करते हैं एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, और मोदी जी भी कहते हैं भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरे भाई भ्रष्टाचारी पार्टी है तो आप कांग्रेस के नेताओं को क्यों ले जाते हो, क्यों लेते हैं?
या आपके पास कोई वॉशिंग मशीन है या गंगा जल है, छिड़क के साफ हो जाते हैं? ऐसे ही इन्होंने कहा था, जो कुरुक्षेत्र से सांसद है नवीन जिंदल जी, उससे पहले चुनाव से पहले बोला था कोयला चोर 30,000 करोड़ रुपए खा गए, मैं इससे निकालूंगा जनता का पैसा, मेहनती कमाई वापसी करूंगा। आज भैया 30,000 रुपए कहाँ गए? या मोदी जी को मिल गए या बीजेपी पार्टी को मिल गए? अब वो नवीन जिंदल जी साथ हो गए। तो देखिए सर, चलिए नीरज कोई जी विचारधारा नहीं है, और भी मेहमान है। नीरज जी आऊंगा आपके पास। विचारधारा नहीं तो सिर्फ सत्ता चाहिए ना। देखिए इनके जो भी बड़े नेता हैं हरियाणा पे कुछ नहीं बोलते, सिर्फ राहुल गांधी और गांधी परिवार है। चलिए मैं लाडी भाई के पास चलता हूँ। लाडी भाई जवाब दीजिए जल्दी से। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम। देखिए, नीरज गुप्ता जी और प्रेम सिंह धनखड़ जी जो भी हरियाणा के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे, मैं पहले तो इनको आग्रह करता हूं कि दिन के अंदर सपने लेना छोड़ दें। अब तो शाम हो गई, पार्टी ने शाम हो गई है। 2014 के अंदर जो विकास किए हैं, आज मैं बताना चाहता हूं, जो बिना खर्चे और बिना पर्ची के 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। और ये जो झूठे वादे करके, कांग्रेस वालों ने जो झूठे वादे करके 8500 रुपए का देने का वादा किया था, और आज हरियाणा के अंदर भी इन्होंने जो झूठा वादा किया कि मैं 6,000 रुपए पेंशन कर दूंगा। मैं पहले तो पूछना चाहता हूं कि इनकी क्या केंद्र में सरकार है, क्या हरियाणा में इनकी सरकार है जो इन्होंने वादा किया? ये झूठे वादे करके अपने अपने कार्यकर्ताओं के घर पंपलेट बजाने का काम करते हैं। और इनके पूरे देश के अंदर 8500 रुपए लेने के लिए इनके दफ्तरों की लाइन लगी थी, कहां दिए? ये झूठ की दुकान भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 के 90 विधानसभा के अंदर आज हरियाणा के अंदर 60 और 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक बना करके भेजने का काम करेगी। और हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पेवा के अंदर पंडित जय भगवान शर्मा डीडी जी यहाँ से जीत के इनके कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा के भेजने का काम करेंगे। धरातल पे अगर किसी ने सीएम क्यों बदला आप लोगों ने? तो भारतीय जनता सीएम क्यों बदला? सीएम का चेहरा क्यों बदला? अगर गरीब योजना की बात करूं, सीएम का चेहरा क्यों बदला? सीएम का चेहरा लाडी भाई, सीएम का चेहरा क्यों बदला? सीएम क्यों बदला आपने? मैं चेहरा करूं, माफ करिएगा, सीएम क्यों बदला? ये भारतीय जनता पार्टी सुनिए की तो, नीति है। सुनिए तो अरे सुनिए, ये तो आप रिकॉर्डर की तरह स्टार्ट हो गए हैं। अरे हमारी भी सुनिए, आवाज आ रही है ना मेरी? हमारी आवाज आ रही है ना? हमारी आवाज आ रही है ना आपके पास? हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? मैं विशाल पंडित जी आपकी एक बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ, ये जो झूठे वादे करके पूरे देश के अंदर इन्होंने, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सीएम क्यों बदलना पड़ा 4.5 साल में? अरे मेरी बात भी तो सुनो भाई, सीएम क्यों बदलना पड़ा आपको? सबसे कमी है बीजेपी प्रवक्ता, सुनते नहीं दूसरे की बात। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनको चुनाव हमने आज लोकसभा का लड़ा करके केंद्र में भेजने का काम किया। हमारे केंद्र के नेतृत्व का जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको बदलना, किसको नहीं बदलना है। परंतु हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का रोला नहीं पड़ता जो कांग्रेस के अंदर रोला पड़ता है। ये तो इनको मैं पूछना चाहता हूँ, इनका तो मुख्यमंत्री अनिल विज को बनाएंगे क्या इस बार? अनिल विज को बनाएंगे क्या? अंबाला कैंट से जो विधायक हैं, अनिल विज कह रहे थे कि भाई सबसे सीनियर हो गया हूं, अब मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ये सवाल हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, परंतु मैं फिर भी कहना चाहता हूं चलिए कि हमारे हरियाणा से बहुत ही तेजस्वी हमारे गृह मंत्री आदरणीय अनिल विज हमारे भारतीय जनता पार्टी के उतना ही मादा रखते हैं। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काम करके दिखाया है, मुख्यमंत्री बदला है, परंतु इन जो कांग्रेस, अच्छा मुख्यमंत्री बदला, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम है। कैसी बात कर रहे हैं भाई, क्या मजाक वाली बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो मुख्यमंत्री बदला, ये वाला अच्छा काम है? क्या आप लोग कर रहे हैं? ये हाल है बीजेपी का। प्रवीण वत्स जी के पास चलेंगे। चलिए अब मैं, आप और लिख लीजिए, फिर आप याद करिए, मैं आता हूं आपके पास। प्रवीण जी आपको आवाज विशाल जी देखिए, अभी मैं सुन रहा, बिल्कुल ऑडियो चल रहा है, मेरा आवाज आ रही है विशाल जी? हाँ आपकी आ रही है। हाँ विशाल जी देखिए, अभी मैं सभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो सबके बड़े अच्छे वक्तव्य हैं। अभी जैसे धनखड़ साहब ने तो सरकार ही बना दी थी जेजेपी की हरियाणा में, त्रिकृष्ण को विधानसभा उन्होंने ला दी 8 तारीख से पहले ही। उसके साथ ही अभी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो बड़े जोश में बोल रहे थे कि हम
भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। आज मोदी जी की रैली भी थी, वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ थी, और वहां पर भी जो हरियाणा के मुद्दे हैं उन पर बात करने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी गुरेज करते नजर आए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि मनोहर लाल खट्टर जी की प्रचार से दूरी क्यों है? कहीं वो एक दो जगह दिखने के अलावा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्या मनोहर लाल खट्टर जी की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए उनको प्रचार से दूर किया गया है? ये नहीं, और जो विकास की बात है, आप मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर सीधा जो है देश पर पहुंच जाते हैं। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि ये चुनाव प्रदेश का है, और प्रदेश स्तर की बातें जो है वही जनता सुनना चाहती है, और प्रदेश स्तर की जो सुविधाएं हैं वही जनता को चाहिए। आप सड़क देख लीजिए, आप बड़े बड़े हाईवे गिना देते हैं किसी भी मंच से खड़े होकर आपके नेता के, हमने द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन आप किसी शहर के अंदर चले जाइए, वहां पर तो एक स्कूटर भी चला के दिखा दीजिए आप मुझे। पानी शहरों में इतना भरता है कि वहां से नाव तक चली है। गुड़गांव शहर में, मैं गुड़गांव में रहता हूं, घोटाले किए इसलिए नाव नहीं तक चलानी पड़ी थी, नाव तक। और ये डिपार्टमेंट था जेजेपी के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। धनखड़ साहब भी बीच में बोल रहे हैं तो मैं बता दूं उनको। तो इस तरीके से अब सभी प्रवक्ता जो है, राहुल गांधी जी, ये एक दूसरा ये था विशाल जी के मुफ्त की रेवड़ियां, भाजपा भी दबा करके आपको ये पेंशन देंगे, आपको ये फ्री देंगे, आपका ये रेट कम कर देंगे। वही काम कांग्रेस कर रही है और वही काम जेजेपी कर रही है, और वही काम आज अरविंद केजरीवाल गुड़गांव में थे, उन्होंने भी यही घोषणाएं की थी कि हम आपको ये मुफ्त देंगे, हम आपको वो मुफ्त देंगे। तो इस तरह से चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो सिर्फ मुफ्त के नाम पे लड़ा जा रहा है कि कौन क्या ज्यादा मुफ्त दे रहा है। जी विशाल जी, ये देखिए, मैं मलिक ज़हूर जी के पास चलूंगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों की अगर स्थिति देखें ना, तो मुझे लग रहा है दीपावली ऑफर होता है, हम लोग मॉल तो सब लोग जाते ही होंगे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ 75% ऑफ चल रहा, तो कहीं 60% चल रहा, कहीं 80% चल रहा। बस ये होता है कि पब्लिक का मन कहाँ लग जाए। ये पूरा चुनाव भी वैसा ही हो गया है। मलिक ज़हूर जी बहुत आपने एक उदाहरण दिया आपने मॉल का, लेकिन मॉल के उस सेल के पीछे जो खेल है ना, वो कस्टमर्स को नहीं पता होता है। सेल तो 75% लगा दिया आपने, लेकिन अगर आप जेन्युइन रेट पे बेचेंगे तो उसका प्राइस होता है 300 रुपए, लेकिन जब आप सेल लगाते हो तो उसका रेट बढ़ा के 9,000 कर देते आप। फिर 75% आप सेल लगाते, 9,000 का 75% सेल देने के बाद भी वो 2-3 हजार का बिक जाता है, और कस्टमर खुश हो जाता है कि हाँ भाई मैंने सेल में लिया है, और एक के साथ एक फ्री भी हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा कई सारे मॉल्स में कि एक चीज लोगे, लेकिन ये कस्टमर को नहीं पता कि ये चीज कहीं और से लूंगा तो शायद 600 में ही मिल जाए, यहाँ एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो 1500 की एक मिल रही है। खैर ये समझने की बात है। फ्री बीज पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग भी ऐसे ही बन चुके हैं कि देख रहे हैं, जैसा अभी प्रवीण भाई ने कहा कि जो देख रहे हैं कि कौन क्या कितनी मात्रा में फ्री देगा उसकी सरकार बना देते हैं। और बहुत अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस एक साइड से बोल रही है कि हम सत्ता में आएंगे, दूसरे साइड से बीजेपी वाले बोल रहे, तीसरे साइड से जेजेपी वाले बोल रहे हैं। लेकिन लोगों के बारे में क्या सोचा है कभी किसी ने? क्या रियलिटी में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, 60% से अबव वोटिंग हुई है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा देखने को मिला कि लोग बाहर आए, वोट दिया। एल्डरली पीपल स्पेशली एबल्ड जो व्हील चेयर लेकर वोट डालने आए, तो उनका एक राइट था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जो मेरे भाई यहाँ पर बीजेपी से बैठे हुए हैं, क्या इनको ये पता भी है कि बैकग्राउंड में जो ये वोटर्स बाहर आ रहे हैं, इनके दिल में और भी कुछ चीजें हैं जो शायद ये देखना नहीं चाहते हैं? जो हमारे इमोशन जम्मू कश्मीर की आवाम के हैं, जैसा अभी मेरे जम्मू से भाई है जो परेशान है कि अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बिजनेस सारा कश्मीर में है। भाई मेरे ऐसा नहीं है। बीजेपी ने, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 2014 से अभी तक जम्मू कश्मीर की आवाम को एक दूसरे का दुश्मन बनाया है, दूर कर दिया है। इन्होंने दूरी भले ही सड़क बनाकर कम कर दी है, लेकिन दिल से बहुत दूर कर दिया है एक दूसरे को। अगर ये यही चाहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 370 हटाते हुए इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि एक विधान एक निशान, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मुझे बताइए 371 अभी भी किस किस राज्य में है? बता सकता है ये मेरा भाई बीजेपी का जो अभी यहाँ पे बोल रहे थे? अगर आप एक संविधान एक विधान एक निशान बोल रहे हैं तो 371 क्यों है भाई बाकी स्टेट्स में?
और ऐसा कहाँ पे देखा, ऐसा कहाँ पे देखा आपने कि एक स्टेट को यूटी बनाया जाए, जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो यूटी को स्टेट बनाया जाता है? क्या दुश्मनी है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ये अभी तक समझ नहीं आई। बिल्कुल। बीजेपी के दो नेता हैं, जो भी जवाब देना चाहे, लाडी भाई आप या आबिद हुसैन, आप जवाब देंगे? मैं मलिक साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि आर्टिकल 371 अभी कई राज्यों में है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जैसे कि हमारा स्लोगन है, एक निशान एक विधान, इंशाल्लाह ताला हम पूरा करके देंगे। लेकिन हर कोई काम 24/7 नहीं होता है, ये धीरे धीरे हर एक काम हो जाएगा। अभी आपने बोला कि यहाँ पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्या आज से है? बेरोजगारी तो किसने की? यहाँ पे बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, हम भी मानते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन धीरे धीरे कैसे मिटाना है? आप ये बेरोजगारी किसने खड़ा की और क्यों हुई, पहले इस चीज को हमने देखना है। और डिवाइड एंड रूल बीजेपी ने कभी नहीं किया। जैसे कि मलिक साहब ने अभी बोला कि इन्होंने जम्मू वालों को अलग किया और कश्मीरियों को अलग किया। बिल्कुल। मैं 2 मिनट आबिद भाई आपको रुकूंगा। नीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने की, चूंकि उनको कहीं जाना है तो वो डिबेट में विदाई ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। आबिद हुसैन जी अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं अब। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि अपने भाई साहब को कि भाई साहब, हमने डिवाइड एंड रूल नहीं किया, जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग नहीं किया, हमने जम्मू और कश्मीर को एक बना दिया, हमने कोई डिवाइड एंड रूल नहीं किया। हाँ, बेरोजगारी है, इस चीज को मानते हैं, लेकिन बेरोजगारी इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये इकट्ठे सब कुछ नहीं होता है। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने तो चंद सालों में करके दिखाया। अब इकट्ठे तो सारा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोगों को विश्वास है। लोग जो आज वोटिंग में निकले हैं, ये जज्बात में आके नहीं निकले, ये इन्होंने काम देखा है बीजेपी का, तब बाहर आए हुए हैं। लोग आज आराम की सांस लेते हैं, खुले मैदान में सांस लेते हैं। अब लोगों को कहीं ये महसूस नहीं हो रहा कि हम कहीं भीड़ लगाएंगे और ग्रेनेड हो जाएगा। चलिए संजीव लूथरा जी को भी इसमें शामिल। संजीव जी कितना सहमत हैं आप आबिद हुसैन की बातों से? देखिए, जम्मू ने पिछले 70-72 साल में सिर्फ गुलामी का आलम देखा है। हमने इतना सफर किया है, अपीजमेंट जितनी भी हुई है वो कश्मीर के लिए हुई है। जो भी सरकारें आई, जम्मू ने बहुत सफर किया है, जम्मू को डेवलप किया ही नहीं गया। जबकि जम्मू में माउंटेनस भी और प्लेन एरियाज भी, हर तरह की टूरिज्म डेवलप की जा सकती थी। बड़ी बड़ी अच्छी लोकेशंस हैं, बड़े अच्छे अच्छे एरियाज हैं, और इवन जो रिलीजियस टूरिज्म है, बॉर्डर टूरिज्म है, सबको डेवलप किया जा सकता था। लेकिन पिछली सरकारों ने जम्मू को बिल्कुल डेवलप नहीं होने दिया, और हर तरह से हम लोग मात खा गए, जम्मू वाले पीछे रह गए हैं। और कश्मीर को हर मामले में प्रेफरेंस मिली है, हर सरकार ने अपील किया है कश्मीर को, और जम्मू वाले अभी काफी बुरे हालात में हैं, परेशान। बिजनेस तो बिल्कुल ठप है जम्मू। संजीव भाई, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं, ऐसा ना समझिए कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन रखता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें दिख रहा है ग्राउंड रियलिटी पे, हम वो बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो एक स्टेप बहुत बढ़िया था पिछली सरकारों में, जिसको दरबार मूव कहते थे, कि सेक्रेटरीट मूव हो जाता था, क्या उसमें बिजनेस बढ़ता नहीं था? बिजनेस बढ़ता नहीं था उससे? जम्मू के लोग बिजनेस नहीं करते थे। जम्मू का जो बिजनेसमैन है वो कहता है, जब हम अगर इसका कोई खर्चा होता है लाने ले जाने में, तो वो टैक्स देता है। और फाइलों को लाना ले जाना अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा डिजिटलाइज हो गया है। इसलिए जम्मू का व्यापारी चाहता है कि 6 महीने दरबार जम्मू रहे और 6 महीने कश्मीर में रहे, जैसा कि सिस्टम पिछले 70 साल से चल रहा था। तो इसमें भी छेड़ाखानी करके जम्मू का बिजनेसमैन तो परेशान है। अब देखिए, मैंने
सब हर तरह के बिजनेसमैन से बात की, छोटे दुकानदारों से बात की, ट्रेडर्स से बात की, एवरीबडी इज डिस्टर्ब। कहते काम ही नहीं है, धंधा ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, हम तो बस टाइम पास करने के लिए बैठते हैं। See, I have seen these things कि जब जम्मू जाते थे दरबार मुंह में तो अच्छा खासा बिजनेस होता था। ऊपर वाले की कृपा से जम्मू के भाई लोग अच्छा काम करते थे, होटल्स में जगह नहीं होती थी, आपको भी पता होगा। सही कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल आपके साथ आपको नहीं लगता संजीव भाई कि ये जो बीजेपी ने किया हुआ है काम, बस इनको पता है कि ये चीज गलत है, बाकी सब लोग कहते हैं कि नहीं ये सही था, खाली ये जानते हैं कि ये चीज गलत था, इसे बंद करो। चलिए मैं माफी के साथ रोकूंगा आपको मलिक जहूर जी और संजीव लूथरा जी। मैं जरा क्योंकि समय की कमी है, मैं हरियाणा के गेस्ट के पास चलूंगा, प्रवीण वत्स जी के पास चलूंगा। प्रवीण जी, इस बार हरियाणा की जनता के मन में क्या है, अगर थोड़ा सा कुछ पढ़ पाया हो कोई? देखिए, इस बार जो हरियाणा की जनता का अभी तक का मूड दिखाई देता है वो साफ तौर पर एक बदलाव का मूड दिखाई दे रहा है यहाँ पर हरियाणा की जनता को, लेकिन पूर्ण बदलाव नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि भाजपा बेशक दावे कर रही है 63 से 65 सीटों की, लेकिन जिस तरह भाजपा 75 पार गई थी पिछली बार, उसी तरह अब की बार भी हाल यही बीजेपी का होने वाला है। रीजन है कि फिलहाल जो एक डेवलपमेंट को लेके जो है बीजेपी के पास कोई बात नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करेंगे। सिर्फ कुछ बातों को गिना करके अब की बार जनता गुमराह होने वाली नहीं है, और यही हाल लगभग कांग्रेस का है कि सिर्फ कुछ 7 सूत्रीय एक घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या होना चाहिए ये अभी तक कोई भी पार्टी तय नहीं कर पाई है, ना कांग्रेस कर पाई है, ना बीजेपी कर पाई है। आम आदमी पार्टी की भी इसमें एंट्री हुई है हरियाणा में इस बार, और लगता नहीं कि वो भी कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएगी। तो विशाल जी, मैं आपको इस बार विधानसभा में निर्दलीय बहुत आने वाले हैं, और वो जो निर्दलीय आएंगे वो भाजपा के बागी नेता हैं। लगभग जो 13 अभी निष्कासित किए हैं भाजपा ने, वो 13 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी जो है जो निर्दलियों की संख्या वो ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टियों को लगातार इससे पहले 10 साल कांग्रेस थी, उसके बाद 10 साल अब भाजपा रह चुकी है। तो इस बार जो है लोगों का कहीं ना कहीं पार्टियों से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि उनके काम जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। जी विशाल। बिल्कुल। लाडी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए, मैं भाई प्रवीण वत्स जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की शक्ति के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए का वादा किया। अगर मैं सामाजिक सुरक्षा की बात करूं, लाडी साहब, ये फ्री की योजनाओं को छोड़ के मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा हूं मैं। की बात करूं, गरीबों को अन्न देते हैं, गरीबों को छत दिया, किसानों की समृद्धि के लिए। ये तो फ्री हो गया ना, सड़कें बनवाई, क्या पानी की सप्लाई कैसी है? लोगों घरों में गंदा पानी आ रहा है। अस्पताल की मांग कर रहे हैं, एक अच्छे अस्पताल की, कई बार ये बात कह चुके हैं। गुड़गांव साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, 30 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, 100 बेड का भी अस्पताल नहीं है यहाँ पर। बहुत है। कुरुक्षेत्र की बात करूं, कुरुक्षेत्र जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 यहाँ से एमएलए बनाकर हम भेजेंगे। अगर मैं शाहबाद की बात करूं, पेहवा की बात करूं, लाडवा की बात करूं, अरे साहब, आप एमएलए बना के भेज रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जनता को क्या देंगे आपके एमएलए? 10 साल में गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल बना, 10 साल में गुड़गांव में बस स्टैंड नहीं बना। साइबर सिटी 60% रेवेन्यू देता है हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए, पूरे हरियाणा का 60% रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है। प्रवीण वत्स जी, हरियाणा के अंदर क्या कर दिया? फरीदाबाद गड्ढों का खैर बन के रह गया है। भी है हरियाणा के अंदर बहुत कुछ जिले हैं, सिर्फ गुड़गांव के अंदर विकास क्यों नहीं हुआ ये आप ही को नहीं दिखता? आपने कौन सा चश्मा लगा रखा है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको कोई सच्चाई बताए तो आप बताओ कि चश्मा कौन सा है? आप ही की सारी बात सच है, आपकी सारी बातें सच है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो चुका है। प्रेम सिंह धनखड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाडी पिरोवा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण वत्स जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक जहूर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव लूथरा, आबिद हुसैन भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आज बात कर रहे थे हरियाणा और कश्मीर चुनाव को लेकर। कश्मीर में आज वोटिंग हो गई आखिरी चरण की। अब देख रहा होगा हरियाणा में जब वोटिंग होती है तो जनता किसे चुनती है, और 8 तारीख को सारी तस्वीरें, सारे कयास खत्म हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि कश्मीर में चुनाव की जो वापसी हुई है लगभग 10 साल बाद, उसके बाद अब कौन होगा वहाँ पर नया मुख्यमंत्री, और हरियाणा में क्या सरकार पलटेगी, क्या त्रिशंकु सरकार बनेगी, या जो कांग्रेस आज
36 बिरादरी वाली सरकार कह रही थी या आम आदमी पार्टी कुछ खेल करेगी। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।